दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2021 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी चोरी को। जब पर्सनली मैंने इस मूवी को देखा तो मुझे ये मूवी बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मूवी की कहानी आपके साथ शेयर की जाए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं अपनी डरावनी आवाज़ों को नहीं निकालूंगा क्योंकि ये मूवी उतनी ज़्यादा डरावनी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ये मूवी एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। ये मूवी देखने के बाद आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की एक्सप्लेनेशन। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि हरे भरे खेतों में ना जाने किसी से डर कर भाग रही होती है। कोई उसका पीछा कर रहा था और तभी वो एक जगह पर अपनी जान बचाने के लिए रुक जाती है। इसके बाद तभी हम देखते हैं वहां पर 3 बच्चे आते हैं और वो बच्चे उस लड़की को एक चाकू देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पेट के अंदर जो बच्चा है उसके साथ हमें खेलना है। और दोस्तों उन बच्चों के साथ और कोई भी था और फिर ना चाहते हुए भी वो लड़की अपने पेट पर चाकू मार लेती है जी। इसके बाद तभी यहाँ से कहानी कुछ साल शिफ्ट होती है और अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसमें से लड़की का नाम साक्षी और लड़के का नाम हेमंत होता है। ये दोनों हस्बैंड और वाइफ हैं। साक्षी 8 मंथ से प्रेग्नेंट है, जी हाँ दोस्तों, लेकिन उसे बच्चों से बहुत लगाव है। उसे बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है। एक बार की बात है जब ये दोनों पानी पूरी खा रहे थे तभी हेमंत को कुछ लोग देख रहे थे गाड़ी के अंदर से। साक्षी उससे पूछती है कि आखिर ये लोग कौन है, लेकिन हेमंत इन लोगों के बारे में उसे कुछ भी जवाब नहीं देता। इसके बाद तभी ये लोग घर पर चले जाते हैं और रात के वक्त पर हेमंत और साक्षी जब अपने घर के अंदर सो रहे थे तो गई रात को साक्षी की आंख खुलती है तो उसे अपने बगल में हेमंत दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी लगातार चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो अपने घर से नीचे उतरती है और वो जैसे ही नीचे जाती है तो पाती है कि हेमंत को कुछ गुंडे जोर जोर से पीट रहे थे, मार रहे थे। और साथ ही साथ वो गुंडे उसे एक धमकी देकर जाते हैं कि तेरे पास 24 घंटे का वक्त है, हमारे पैसे वापस दे दियो। यानी कि दोस्तों अब आप समझ ही गए होंगे, हेमंत ने बहुत बड़ा कर्ज ले लिया था जिससे कि चुकाने के लिए अब उसके पास पैसे नहीं थे। साक्षी इस बात से नाराज थी क्योंकि हेमंत ने इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन ये लोग बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि इन लोगों के पास 24 घंटे का वक्त था। इसलिए साक्षी यहाँ पर हेमंत से कहती है कि क्यों ना हम शहर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं और यही हमारे लिए बेहतर होगा। और हेमंत भी इस बात पर पहले तो एग्री नहीं करता, लेकिन बाद में वो एग्री करने को तैयार हो जाता है। इसके बाद फिर तभी हम देखते हैं वहां पर हेमंत के कार ड्राइवर कजला वहां पर आता है और वो उन दोनों से कहता है कि यहाँ से बहुत दूर मेरा गांव पड़ता है, अगर हम वहां पर जाकर रह ले तो शायद वो लोग उस गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे और अब हम वहां पर बहुत ही सेफ रहेंगे। और हेमंत भी उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है क्योंकि साक्षी प्रेगनेंसी की हालत में थी और यहाँ पर कुछ गलत हो गया तो उसका इफेक्ट उसके बच्चे के ऊपर भी पड़ेगा। और इसी के साथ कजला उससे ये भी कहता है कि गाँव के अंदर मेरी वाइफ रहती है जो कि साक्षी का अच्छे से ख्याल रखेगी। और फिर ये लोग फैसला कर लेते हैं गांव जाने का। तभी ये लोग रात में ही गांव के लिए निकल जाते हैं और सुबह होते ही ये लोग गांव तक पहुंच भी जाते हैं। बाकी में गांव शहर से बहुत दूर था और खेतों में बना हुआ था। वहां पहुंचते ही कजला इन लोगों से बोलता है कि इस खेत को पार करके चले जाना, वहां पर मेरा घर दिख जाएगा। और तब तक वो गाड़ी टिकाकर आता है। इसके बाद तभी साक्षी और हेमंत खेतों से उसके घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक जगह पर जाकर वो रुक जाते हैं। उनको वहां से आगे जाने का रास्ता दिखाई नहीं देता, वो रास्ता भटक चुके थे और ना ही उन्हें कजला का घर दिखाई दे रहा था। इसके बाद तभी हेमंत अकेला ही घर ढूंढने के लिए निकल जाता है और वो साक्षी को खेतों के पास ही बिठाकर चला जाता है। अब साक्षी अकेले बैठे बैठे हेमंत का इंतजार करती है, लेकिन दोस्तों रात भी हो चुकी थी, हेमंत अभी तक नहीं लौटा था। इसीलिए अब साक्षी खुद ही फैसला करती है हेमंत को ढूंढने का। इसके बाद तभी वो उन्हीं खेतों के अंदर जाना शुरू कर देती है और तभी वो आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह पर पहुंचती है जहां उसे एक घर दिखाई देता है। वो उस घर के जैसे ही करीब जाती है तो वहां पर उसे हेमंत भी मिल जाता है और हेमंत के साथ एक औरत भी खड़ी हुई थी। और तभी हमको मालूम चलता है ये औरत कोई और नहीं बल्कि कजला की वाइफ है जिसका नाम भानु देवी है। और भानु देवी साक्षी और हेमंत का ख्याल रखने के लिए यहाँ पर रुकी है। रात तो हो ही चुकी थी। ये लोग घर के अंदर जाते हैं और यहाँ पर भानु देवी इन लोगों के लिए खाना बनाती है, लेकिन साक्षी एक बात नोटिस करती है कि भानु देवी के ख्यालात पहले जमाने के लोग बाग जैसे हैं।
कि औरतों को मर्द से पहले खाना नहीं खाना चाहिए, ना जाने क्या क्या, मतलब औरतों की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है ये मान लो। लेकिन साक्षी सोचती है कि आखिर क्या करना, हमें तो यहाँ पर अपना वक्त काटना है और फिर अपने शहर वापस जाना है। अब दोस्तों प्रेजेंट में ये लोग जिस घर के अंदर बैठे हुए थे उस घर के पास एक बंद कमरा भी पड़ा हुआ था, इसलिए साक्षी भानु देवी से उस कमरे के बारे में पूछती है। तभी भानु देवी उसे बताती है कि वो कमरा उसके देवर योगेश्वर का था, लेकिन उसकी मौत हो जाने के बाद वहां पर अब कोई भी नहीं रहता। खैर ये लोग रात वहीं पर काट लेते हैं और फिर अगले दिन साक्षी उनके घर के पास जो कमरा बना हुआ था, रात में जिस कमरे के बारे में वो बात कर रही थी, वो उसी कमरे के पास जाती है और वो जैसे ही उस कमरे के अंदर जाती है तो वो पाती है कि वो कमरा अंदर से पूरा एकदम काला पड़ रहा था। इसके बाद तभी वो खेतों के अंदर और आगे बढ़ना शुरू कर देती है और तभी थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद उसको वहां पर एक कुआं दिखाई देता है जो कि काफी बड़ा था। इसी बीच यहाँ पर हेमंत पीछे से आकर उसको डरा देता है और साक्षी हकीकत में भी डर जाती है, इसीलिए वो हेमंत से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब इसके बाद तभी रात के वक्त पर हेमंत साक्षी से बोलता है कि उसको शहर वापस जाना पड़ेगा, पैसों का इंतजाम होने वाला है, लेकिन वो अकेला जाने वाला था। वो साक्षी की जाने का मना कर देता है और इस बात से वो गुस्सा होती है और उसके साथ जाने को कहती है, लेकिन हेमंत मना करता है क्योंकि ये उसके लिए नहीं उसके बच्चे के लिए ठीक होगा। साक्षी सोच रही थी कि शायद उसको हेमंत के बिना यहाँ पर अकेलापन महसूस होगा, लेकिन वो उस रात को रुक जाती है। इसके बाद तभी अगले दिन से साक्षी को वहां पर अच्छा महसूस होने लगता है क्योंकि भानु देवी उसके साथ इस तरह से पेश आती है जैसे कि वो उसकी खुद की माँ हो, मतलब कि वो उसके साथ अच्छे से रहने लगती है। और इस बात को देखकर साक्षी को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि हेमंत उसे छोड़कर शहर जा रहा है। इसके बाद तभी रात के वक्त पर हेमंत और साक्षी आपस में बात करते हैं और हेमंत को साक्षी से बेटे की उम्मीद थी, उसे भी बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वेल इसके बाद तभी अगले दिन हम देखते हैं साक्षी को सुबह के वक्त एक औरत दिखाई देती है जो कि लकड़ियां काट रही थी। वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात का कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी और ठीक उसी वक्त पर भानु देवी वहां पर आ जाती है और वो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। और भानु देवी उसे बताती है कि ये लड़की यानी कि ये उसके बेटे राजवीर की पहली पत्नी है जिसका नाम है रानी। जब वो 8 मंथ प्रेग्नेंट थी तब उसके साथ एक हादसा हुआ था जिस वजह से उसके पेट के अंदर उसका बच्चा और तब पेट काटकर उसके बच्चे को निकाला गया था, जिस वजह से उसके पेट पर एक निशान भी है और इस सदमे की वजह से रानी बोल नहीं सकती है। जी हाँ, और इसलिए राजवीर शहर में जाकर रहने लगा। दोस्तों इस सब से हमको अब ये तो पता चल ही गया था कि रानी भानु देवी की बहू है, लेकिन विश्वास मानिए वो उसे बहू की तरह बिल्कुल भी ट्रीट नहीं कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसकी नौकर हो। इसके बाद तभी रात के वक्त पर साक्षी जब अपने कमरे के अंदर थी तभी कोई उसके दरवाजे पर नॉक करता है। अब वो जैसे ही बाहर आती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन तभी थोड़ी देर के बाद वो पाती है कि वहां पर एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है। वो उस बच्चे के पीछे जाने लगती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बच्चा पल भर में वहां से गायब हो जाता है। और इसके बाद तभी थोड़ी देर के बाद उसे एक बच्चा दिखाई और देता है। दोस्तों दरअसल वहां पर 3 बच्चे थे और यहाँ से वहां भाग रहे थे और साक्षी उनका पीछा कर रही। इसके बाद साक्षी देखती है वो तीनों के तीनों बच्चे उसी कमरे के उसी घर के अंदर चले जाते हैं जो कमरा जला हुआ था। अब साक्षी उन बच्चों के पास जाना चाहती थी क्योंकि उसे बच्चों से बहुत लगाव था, लेकिन इसी बीच यहाँ पर भानु देवी आ जाती है। वो उसे घर के अंदर लेकर जाती है और जब साक्षी उससे कहती है कि उसको बाहर 3 बच्चे दिखाई दिए तभी भानु देवी वहां पर दरवाजे और खिड़की बंद कर देती है। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे साक्षी ने किसी भूत को देख लिया। तभी वो उससे मना करती है कि तुम उन बच्चों के पास नहीं जाओगी, लेकिन साक्षी पूछती है कि क्यों, लेकिन भानु देवी इस बात का आंसर नहीं देती, बस इतना कह देती है कि तुम्हें उन बच्चों के पास नहीं जाना है। लेकिन साक्षी उनसे कहती है कि मैं तो जाकर रहूंगी, मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। खैर इसके बाद तभी वो रात भी बीत जाती है और अगले ही सुबह साक्षी को वो बच्चे फिर से दिखाई देते हैं जो कि उसी घर के तरफ जाते हैं। साक्षी जब उन बच्चों के पीछे जाती है और जब वो उस घर तक पहुंचती है तो वहां उसे दरवाजे पर एक रेडियो दिखाई देता है जिसके अंदर कोई औरत लोरी सुना रही थी। इसके बाद वो उस रेडियो को उठा लेती है और फिर तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं यहाँ पर साक्षी का पीछा करते करते भानु देवी यहाँ तक पहुंच जाती है और वो साक्षी पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसी के साथ उसके हाथ में जो रेडियो था वो उसे भी तोड़ देती है।
फिर तभी हम देखते हैं साक्षी और भानु देवी के अंदर यहाँ पर बहस होना शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बुरा भला कहने लगती हैं और इसी के साथ साक्षी उनसे बोलती है कि तुम्हारा असली रूप तो ये है ही नहीं, जो तुम रानी के साथ बर्ताव करती हो तुम्हारा वही असली रूप है। इस बात से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अब साक्षी को यकीन हो चुका था कि ये जगह और ये लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए जब रात के वक्त पर हेमंत शहर से वापस लौटता है तो वो हेमंत से बोलती है कि हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा, प्लीज। पहले तो वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन साक्षी उससे बार बार जिद करती है और हेमंत उसकी बात को मान भी जाता है। अब दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं हेमंत और साक्षी यहाँ से निकलने का सोचते हैं। वो रात में ही वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं तभी हेमंत के सर पर कोई पीछे से वार करता है और वो कोई और नहीं बल्कि कजला था। और भानु देवी यहाँ पर साक्षी को कुछ सुंघाकर बेहोश कर देती। इसके बाद जब साक्षी को होश आता है तो वो खुद को एक तांत्रिक के पास बैठा पाती है, जहां वो कुछ उल्टा सीधा हवन कर रहा था और साक्षी के कपड़े भी पूरी तरीके से बदल चुके थे। इस हवन के होने के बाद भानु देवी साक्षी को उसके कमरे के अंदर बांध देती है, जिससे कि वो यहाँ से भाग ना पाए। अब इसके बाद भानु देवी यहाँ पर साक्षी को पूरी कहानी बताती है। वो बोलती है कि कुछ टाइम पहले उसके देवर योगेश्वर की शादी एक सुनैनी नाम की लड़की के साथ हुई थी। उस समय पर भानु देवी के 4 बच्चे थे, 3 छोटे बच्चे और एक बड़ा बच्चा जिसका नाम राजवीर है, जो कि शहर के अंदर रुका हुआ है। भानु देवी उससे कहती है जब उसके देवर की शादी हुई थी और सुनैनी जब यहाँ पर रहने के लिए आई थी तो उसके 3 छोटे बच्चे सुनैनी से काफी लगाव रखने लगे थे। वो उसी के साथ ही खेलते थे और मुझसे वो दूर होते जा रहे थे और ये बात भानु देवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसलिए उसने अपने देवर से बोला कि अपनी पत्नी को संभाल कर रखो। और फिर तभी योगेश्वर यहाँ पर अपनी पत्नी सुनैनी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पता नहीं न जाने क्या होता है और वो उसको ही जान से मार देती है एक चाकू की बदौलत। और अब यहाँ पर भानु देवी को ये लगता है कि यहाँ पर सुनैनी कोई डायन है। जी हाँ, अब उस समय पर सुनैनी भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो एक कुएं के अंदर कूदकर खुद की जान दे देती है। और दोस्तों उसके साथ साथ भानु देवी के जो 3 छोटे बच्चे थे वो भी उस कुएं के अंदर कूद जाते हैं। यानी साक्षी को जो 3 बच्चे दिखाई देते थे रात के वक्त पर वो उन बच्चों की आत्माएं थी। अभी आगे और देखते रहिए। फिर तभी भानु देवी उसे और बताती है कि उसने अपने बेटे राजवीर की शादी करवाई रानी से, और जब वो 8 मंथ से प्रेग्नेंट थी तभी यहाँ पर सुनैनी की आत्मा ने उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया और उसके बच्चे को भी मार दिया। अब इसके बाद भानु देवी बोलती है कि उसने राजवीर की 2 शादी और करवाई, लेकिन उन दोनों के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ, वो दोनों भी मर गई। जी हाँ दोस्तों, और फिर राजवीर की एक आखिरी और 4थी शादी करवाई शहर के अंदर, लेकिन शहर के अंदर जो राजवीर की पत्नी है वो भी 8 मंथ से प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर भानु देवी बताती है कि तांत्रिक के अनुसार अगर कोई 8 मंथ महिला यहाँ पर अपने बच्चे की हिफाजत करके 3 दिन अगर गुजार ले तो शायद सुनैनी का ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और भानु देवी उससे कहती है कि इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ पर रोक कर रखा है, अगर तुम 3 दिन यहाँ पर गुजार लोगी तो ये श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर तभी दोस्तों इसके बाद साक्षी उस रात वहीं पर सो जाती है और जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो इन रस्सियों से आज़ाद होती है। और अब वो फौरन ही हेमंत को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। और तभी वो चलते चलते उसी कमरे के पास पहुंच जाती है जो कि जला हुआ था, और वहां पर उसे वही रेडियो फिर से दिखाई देता है जिसके अंदर कोई औरत बच्चों को लोरियां सुना रही थी। और अब वो यहाँ पर डर जाती है और अपने घर के अंदर वापस आ जाती है, और इस बार उसे घर के अंदर 3 बच्चों की आत्माएं दिखाई देती हैं। अब वो बच्चे साक्षी से बोलते हैं कि तुम्हारे पेट के अंदर जो बच्ची पल रही है उसे हमें देखना है, हमने कभी और ये लोग तुम्हारी बच्ची को यहाँ से ले जाएंगे। यानी कि दोस्तों वो बच्चे कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। अब थोड़ी देर के बाद वो तीनों के तीनों बच्चे वहां से गायब हो जाते हैं और साक्षी वहां से बाहर निकलती है और खेतों की तरफ जाना शुरू कर देती है। तभी वहां पर उसे वही तीनों बच्चे दिखाई देते हैं। वो उन बच्चों का पीछा करती है और तभी पीछा करते करते वो उसी कुएं के पास पहुंच जाती है जहां वो पहले भी आ चुकी थी। और अब यहाँ पर आकर उसे एक विजन आता है। वो उस विजन के अंदर देखती है सुनैनी उस कुएं के अंदर कूद जाती है जब वो प्रेग्नेंट थी, और उसके साथ ये 3 छोटे छोटे बच्चे भी कूद जाते हैं। जी हाँ दोस्तों,
अब साक्षी उस कुएं के पास जाती है और जब वहां पर झांक कर देखती है तो उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता, जिससे उसे ऐसा लगता है कि शायद ये उसके मन का एक भ्रम होगा। अब इसके बाद साक्षी वहां से भागना चाहती है। वो इन खेतों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती रहती है, लेकिन उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। वो पूरी तरह से इस खेतों के अंदर भटक चुकी थी। अब ऐसे ही कर करके रात हो जाती है और तभी जिस जगह पर वो रुकी हुई थी तभी वहां पर उसे भानु देवी की और राजवीर की आवाज सुनाई देती है, जो कि शायद उसी की तरफ उसको ढूंढने के लिए उसके पास आना चाहते थे। अब ये देखकर साक्षी काफी ज्यादा डर जाती है। वो वहां से भागकर उसी कमरे के अंदर पहुंच जाती है जो कमरा जला हुआ था। वो अपनी जान को बचाना चाहती है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेती है। और तभी उसे उस कमरे के अंदर एक झलक सुनैनी की भी दिखाई देती है, जो कि उसी कमरे के अंदर थी। और इसके बाद तभी हम देखते हैं उस दरवाजे को तोड़कर भानु देवी और उसका बेटा राजवीर और कजला वहां पर पहुंच जाते हैं और वो वहां आकर साक्षी के ऊपर मिट्टी का तेल डालते हैं और उसको जिंदा ही जला देते हैं। जी हाँ, तो बट रुको। थोड़ी देर के बाद उसको मालूम पड़ता है कि अभी उसे नहीं जलाया गया है, बल्कि ये तो बस उसका एक छोटा सा भ्रम था। लेकिन दोस्तों, ये सब उसके साथ हो रहा था, ये असल में साक्षी के साथ नहीं बल्कि पहले किसी और के साथ हो चुका है, यानी कि कोई उसको बताने की कोशिश कर रहा है। और मुझे लगता है कि शायद आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे। अब साक्षी जैसी होश में आती है तो वो उस खेत से निकलने का रास्ता फिर से ढूंढने लगती है, लेकिन वो काफी कोशिशों के बाद भी इस खेत से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो रात भर उसी खेत के अंदर रुक जाती है और वहीं पर एक जगह पर सो जाती है। और जैसे ही सुबह होती है तो उसकी आंख खुलती है। उसको बहुत तेज भूख लग रही थी, तभी वो वहां पर कुछ खा लेती है जिससे कि उसको थोड़ी सी एनर्जी मिले। अब इसके बाद तभी हम देखते हैं साक्षी खाना पीना खाने के बाद वो उसी कमरे के पास पहुंच जाती है जो कमरा जला हुआ था। दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस कमरे को। और जब वो उस कमरे के पास जाती है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो जैसे ही झांक कर देखती है तो वो पाती है कि सुनैनी छोटे बच्चों के साथ, यानी कि भानु देवी के छोटे बच्चों के साथ लुका छुपी खेल रही थी। दरअसल वो ये सब कुछ अपने विजन के अंदर देख रही थी और तभी वो विजन के अंदर आगे देखती है। वो बच्चे सुनैनी से बोलते हैं कि तुम्हारे पेट के अंदर जो बच्ची है हमें उसे देखना है, हमने कभी भी नहीं देखी है। यानी कि सुनैनी उस वक्त पर प्रेग्नेंट थी। और ठीक उसी वक्त पर हम देखते हैं वहां पर भानु देवी और उसका बेटा योगेश्वर आ जाता है। योगेश्वर यहाँ पर सुनैनी को मारने की कोशिश करता है। वो उसे डंडे से पीटता है और वो अपनी जान बचाने के लिए खेतों में भाग जाती है। तभी वो 3 बच्चे वहां पर आते हैं और सुनैनी को एक चाकू देते हैं जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सके। लेकिन यहाँ पर भाग दौड़ के दौरान जो योगेश्वर था वो उस चाकू के ऊपर ही गिर जाता है, जिस वजह से उसकी करंटली वहां पर डेथ हो जाती है। और जबकि सुनैनी ने योगेश्वर को नहीं मारा था और जब भानु देवी वहां पर आती है तो उसे यह लगता है कि शायद सुनैनी ने ही योगेश्वर को मार दिया है, जिससे कि वो उसे डायन समझने लगती है। और इसके बाद साक्षी को यहाँ पर एक विजन और आता है और अब वो दिखती है मूवी की शुरुआत वाला सीन, जब रानी ने यहाँ पर अपने पेट पर चाकू मार लिया था। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, जब रानी अपने पेट पर चाकू मारने वाली थी तो उसे चाकू सुनैनी की आत्मा ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, और उसने राजवीर की सारी पत्नियों के साथ ऐसा ही किया था। वो क्यों, वो आपको आगे पता चलेगा। अब रात के वक्त पर साक्षी अपने कमरे के अंदर लेटी हुई होती है और तभी उसे उस बंद कमरे में से ऐसा महसूस होता है कि शायद वहां पर आग लग चुकी है और इसलिए साक्षी ये सब देखने के लिए उसी कमरे के पास पहुंच जाती है। लेकिन वो जैसे ही वहां पर जाती है तो उसे वहां पर कोई भी आग नहीं दिखती, सीरियसली। और फिर तभी धीरे धीरे करके साक्षी की हालत बिगड़ने लगती है। उसका जो पेट था वो धीरे धीरे जल रहा था। जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ वो दर्द से पीड़ित हो जाती है और चिल्लाने लगती है। वो एक ही जगह पर लेट जाती है और तभी थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं साक्षी यहाँ पर एक बच्चे को जन्म दे देती है और उसके ठीक बगल में वो तीनों बच्चे भी खड़े हुए थे और यहाँ पर वो सुनैनी भी लेटी हुई थी। जी हाँ, और सुनैनी पूरी तरीके से जल चुकी थी। अब इसी के साथ यहाँ पर रात हो जाती है और वहाँ पर साक्षी सो जाती है और सुबह जब जैसी उसकी आंख खुलती है तो उसे उसकी बच्ची दिखाई नहीं देती, इसलिए वो अपनी बच्ची को यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है। और तभी वो ढूंढते ढूंढते उसी कुएं के पास पहुंचती है। वहां जाकर वो क्या नजारा देखती है कि उसकी बच्ची को भानु देवी का बेटा राजवीर कुएं के अंदर फेंकने की कोशिश कर रहा है और वहां पर कजला और भानु देवी भी है। दरअसल ये सब वो किसी प्रथा के चलते कर रहे थे और अगले ही पल राजवीर उस बच्ची को कुएं के अंदर फेंक देता है और ये सब साक्षी अपनी आंखों से देख रही थी।
और इस बार वो अपनी आंखों से राजवीर का चेहरा भी देख लेती है। उन लोगों के जाने के बाद साक्षी उस कुएं के पास जाती है और वो जैसे ही वहां पर झांक कर देखती है तो उसे एक नहीं हजारों बच्चियां कुएं के अंदर पड़ी हुई दिखती हैं। यानी कि यहाँ पर बहुत सी बच्चियों को मारकर गिराया गया है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे मालूम चलता है ये सब उसका एक वहम था। वो अभी भी प्रेग्नेंट है, उसके पेट में उसकी बच्ची अभी भी है। अब इसके बाद साक्षी को वो 3 बच्चे फिर से दिखाई देते हैं और वो उनका पीछा करते करते खेतों के पास पहुंच जाती है और इस बार वो बच्चे उसे एक चाकू देना चाहते हैं। साक्षी ना चाहते हुए भी उस चाकू को अपने हाथ में ले लेती है और तभी थोड़ी देर के बाद सुनैनी वहां पर अपने असली रूप के अंदर आती है, जहां उसका चेहरा बहुत ही भयानक और डरावना दिख रहा था। उसकी आत्मा बहुत ही परेशान थी और वो शायद साक्षी के अंदर उसकी बच्ची को भी लेना चाहती थी। लेकिन यहीं से सीन कट होता है और तभी अगले ही सीन में हम साक्षी को देखते हैं जो कि भानु देवी के घर के पास बैठी हुई थी। अब थोड़ी देर के बाद वहां पर भानु देवी आ जाती है, लेकिन अब वो काफी खुश थी क्योंकि जिस काम के लिए उसने साक्षी को रोका था वो काम पूरा हो चुका था। साक्षी ने यहाँ पर अपनी बच्ची की हिफाजत करके 3 दिन बिता लिए थे और फिर तभी थोड़ी देर के बाद वहां पर हेमंत भी आ जाता है और इसके बाद वो साक्षी से बोलता है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। लेकिन साक्षी उसके साथ जाने को मना कर देती है। वो उससे कहती है कि मैं सबका पर्दाफाश करके यहाँ से जाऊंगी। इसके बाद तभी दोस्तों इससे पीछे की कहानी हमको मालूम पड़ती है। जब सुनैनी ने साक्षी को अपना असली रूप दिखाया था, जब उन बच्चों ने साक्षी को चाकू दी थी, यानी कि सुनैनी उसके अंदर की बच्ची को ले जाना चाहती थी। लेकिन उस वक्त पर हम ये देख नहीं पाए थे, लेकिन साक्षी ने सुनैनी से काफी रिक्वेस्ट की थी और साक्षी ने उससे ये कहा था कि वो सुनैनी की कहानी को और आगे तक पहुंचाएगी और सबको बताएगी। यानी कि दोस्तों सुनैनी के साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ था यहाँ पर रहते हुए, और जो ये आत्मा है वो भी सुनैनी की है। लेकिन उसके साथ गलत क्या हुआ था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, साक्षी ने सुनैनी से काफी रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे छोड़ दे और वो उससे कहती है कि एक माँ दूसरी माँ से वादा करती है कि अब ऐसा नहीं होगा, वो उसकी कहानी को और आगे बढ़ाएगी। और जब उसने ऐसा कहा था तो सुनैनी की आत्मा ने उसको छोड़ दिया था, उसकी बच्ची को नहीं लिया था। और इसके बाद साक्षी सुनैनी की कहानी को सभी लोगों को बताती है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर साक्षी को सुनैनी की कहानी कैसे मालूम, तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता दूं, अभी तक साक्षी को जो भी विजन दिख रहे हैं वो दरअसल विजन नहीं हकीकत है, और जो कि सुनैनी के साथ हो चुका है। यानी कि जब सुनैनी 8 मंथ से प्रेग्नेंट थी तब उसे उसके घर के अंदर ही भानु देवी, कजला और राजवीर ने मिलकर जला दिया था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी, जिसके कारण वो पूरी तरीके से जल चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उसने उस बच्ची को जन्म दिया था। इन लोगों ने सुनैनी के साथ ऐसा घटिया काम किया, जबकि सुनैनी ने तो कुछ किया ही नहीं था। भानु देवी को यह लग रहा था कि सुनैनी ने उसके देवर योगेश्वर की हत्या कर दी, जबकि बात तो कुछ और ही थी। योगेश्वर तो एक हादसे के अंदर मरा था, जहां वो चाकू के ऊपर ही गिर गया था। इसके बाद तभी सुनैनी ने जब उस बच्ची को जन्म दिया था तो यहाँ पर राजवीर और भानु देवी और कजला ने मिलकर एक प्रथा के जरिए उस बच्ची को कुएं के अंदर फेंक दिया था। यानी कि साक्षी इससे पहले भी ये विजन के अंदर देख चुकी है। दरअसल दोस्तों वो विजन नहीं, एकदम सच था। जब उसकी बच्ची कुएं के अंदर गिर जाती है तो सुनैनी भी उसके पीछे कूद जाती है और उसके साथ साथ भानु देवी के वो 3 छोटे बच्चे भी कूद जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि वो सुनैनी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उन तीनों बच्चों ने सुनैनी से वादा किया था कि जब उसकी छोटी बेटी पैदा होगी तो वो उसका ख्याल रखेंगे। पर ऑफ कोर्स वो कुएं के अंदर कूद चुकी थी, इसलिए वो तीनों बेटे भी कुएं के अंदर कूद जाते हैं सुनैनी के साथ। अब साक्षी ये सब बता ही रही थी कि तभी वहां पर भानु देवी बोलती है कि सुनैनी ने उसकी दोनों बहुओं को मार डाला और उनके बच्चों को भी मार डाला। अब साक्षी उसे सारी सच्चाई बताते हुए उससे कहती है कि सुनैनी ने अब तक राजवीर के बीवियों के बच्चों को इसीलिए मारा था, वो उन्हें इसीलिए लेकर जाती थी क्योंकि वो इनका वंश आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। दोस्तों सुनैनी की आत्मा ने भले ही उनकी बच्ची को लिया था, लेकिन उसकी दोनों बहुओं को नहीं मारा था, बल्कि उन दोनों बहुओं को तो भानु देवी और कजला और उसके बेटे राजवीर ने ही मिलकर मारा था, क्योंकि भानु देवी जानती थी अब वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। और यहाँ पर भानु देवी ने राजवीर की पहली पत्नी रानी को इसीलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो उस हादसे के बाद गूंगी हो गई थी, इसलिए उससे उसको कोई भी खतरा नहीं था।
अब भानु देवी अपनी घटिया सच्चाई को जब साक्षी के मुंह से सुनती है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और साक्षी को मारने की धमकी देती है। और अब यहाँ पर साक्षी भी समझ जाती है कि शायद भानु देवी अपने बेटे राजवीर से मुझे मरवाएगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि राजवीर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, राजवीर कोई और नहीं बल्कि साक्षी का पति हेमंत है। जी हाँ, राजवीर शहर के अंदर शिफ्ट हो गया था और उसने चौथी शादी की थी और वो चौथी शादी उसने साक्षी से ही की थी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। दरअसल साक्षी ने राजवीर का असली चेहरा जब देखा था, जब वो उस बच्ची को कुएं के अंदर फेंक रहा था, तभी उसने उसका असली चेहरा देख लिया था। अब यहाँ पर राजवीर यानी कि हेमंत साक्षी को चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उससे नहीं डरती। वो उसे चाकू दिखाकर रोक लेती है और उससे कहती है कि ये छोरी इस छोरी को जन्म देकर ही रहेगी। और तभी वो उनके घर से भागने की कोशिश करती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो चाकू को नीचे फेंक देती है, लेकिन राजवीर पीछे से चाकू लेकर उसे मारने के लिए आता है। तभी वहां पर रानी, जो कि अब तक काफी ज्यादा भौंकलिया गई थी, वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से वो राजवीर को मार देती है। अब यहाँ पर साक्षी यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। वो उन्हीं खेत के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां जाकर वो फिर से भटक जाती है। लेकिन तभी वहां पर उन बच्चों की आत्माएं प्रकट हो जाती हैं और साक्षी को वहां से जाने का असली रास्ता बता देती हैं। इसी के साथ ये दोस्तों, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको छोरी मूवी की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। ये मूवी समाजवासियों को एक बहुत ही अच्छी सीख देती है, जहां अभी भी इसी घटिया सोच को लेकर जिया जाता है कि लड़कियां कुछ काम की नहीं होती, लड़कियों से वंश आगे नहीं बढ़ता, तरह तरह की बातें। खैर दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी में, तब तक के लिए बाय एंड सी।